हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑडिट एंड ऑडिटर टॉपिक का रिवीजन सेक्शन वाइज करा रहा हूं। एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए कि इसमें मैं आपको हर सेक्शन के क्वेश्चन कराऊंगा और इसका जो कवरेज है ना, वो कंपनी लॉ ग्रुप 1 में भी काम आएगा आपको और ग्रुप 2 में भी काम आएगा। आखिरी में एक अदर्स करके मैंने एक प्रोविजन डाला हुआ है। अदर्स, उसमें जॉइंट ऑडिट और ऑडिट कमेटी के क्वेश्चन है, वो ग्रुप 2 के स्टूडेंट को काम आएगा। बाकी अदर्स के पहले जितने क्वेश्चन सेक्शन वाइज मैं रिवाइज कराऊंगा वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों को काम आएगा। हर सेक्शन के क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। अब मैं इसका ये भी बता देता हूँ कि सोर्स क्या है। सोर्स है पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स ग्रुप 1 लॉ के, ऑडिट ऑडिटर से रिलेटेड। और ग्रुप 2 की स्टडी मटेरियल में जो 2020 क्वेश्चंस करेक्ट इनकरेक्ट के दिए हुए हैं और 15 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उन सबको मैंने उठाया है और ये इंश्योर किया है कि सारे सेक्शन के क्वेश्चन बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। 138 का एक यूनिक क्वेश्चन मेरे को मिला। 138 ग्रुप 1 में काम आएगा लॉ में। इंटरनल ऑडिटर के ऊपर होता है, आपको पता है बेटा 138। तो इसमें इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो पढ़ते हैं। Board of Director of MN Limited wants to appoint CAB, who is a chartered accountant, as internal auditor of the company because they believe that they could not appoint any other person as internal auditor other than practicing CA। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि क्या सिर्फ प्रैक्टिसिंग CA ही इंटरनल ऑडिटर बन सकता है कि दूसरे प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। तो आपको पता है बेटा दूसरे प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। तो आंसर पढ़ते हैं। इंटरनल ऑडिटर शेल बी आइदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट whether in practice or not, or other such professional as may be decided by the board। चलेगा, कोई भी चलेगा। इनफैक्ट ये भी कंसेप्ट है कि इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी एम्प्लॉय को भी इंटरनल ऑडिटर बना देंगे ना तो लॉ का कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। हेंस द बिलीफ ऑफ द कंपनी इज नॉट करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे 139 के ऊपर। 139 आपको याद होगा बेटा, पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के ऊपर है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के ऊपर है, चाहे अब वो फर्स्ट ऑडिटर हो, चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, चाहे कैजुअल वैकेंसी फिलअप हो रही हो, चाहे रोटेशन का लॉ हो, चाहे रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो, सारा का सारा 139 है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी वॉज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड इन इट्स मीटिंग आफ्टर 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बेटा फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का जो लॉ है आपको याद होना चाहिए, वो 139(7) है। 139(7) में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर सीजी अपॉइंट करता है बेटा विद इन 60 days। वो फेल होता है तो बोर्ड अपॉइंट करता है। पर इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10 days में ही अपॉइंट कर दिया, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 60 days तक तो सीएजी को पावर था अपॉइंट करने का। 60 days अगर हो चुकी होती, सीएजी नहीं अपॉइंट किया होता तो बात अलग होती। तो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू 139(7), इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय सीएजी विद इन 60 days। तो इफ सीएजी फेल्स टू मेक अपॉइंटमेंट देन बोर्ड विल मेक अपॉइंटमेंट इन नेक्स्ट 30 days। तो ये कॉन्ट्रावेंशन हो गया। चलिए स्पीड से पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर will not be applicable to company A which is having paid up share capital of 15 crore, having public borrowing from nationalized bank 5050 crore because it is a private limited company। तो बेटा मैनर ऑफ रोटेशन का लॉ 139(2) में लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनीज को ऑडिटर रोटेट करना जरूरी होता है। तो वो लॉ आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। लॉ ये है बेटा कि रोटेशन का लॉ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर हमेशा एप्लीकेबल होता है और ऐसी कोई भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिसका ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर तब एप्लीकेबल होता है जब उसका पेड अप कैपिटल 20 करोड़ से ज्यादा या बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा हो। 50 करोड़ और मोर, कंसेप्ट है 50 करोड़ और मोर। तो ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एकदम बॉर्डर लाइन पे बढ़ाया है कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये तब एप्लीकेबल होगा जब पेड अप कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज्यादा हो या बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। इस क्वेश्चन में प्राइवेट कंपनी की जो बोरोइंग है वो 15 करोड़ है और जो बोरोइंग है वो 50 करोड़ से ज्यादा है। पेड अप कैपिटल थ्रेशोल्ड से कम है पर बोरोइंग थ्रेशोल्ड के बराबर ही है। तो पहले आंसर में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139
the provision related to rotation audit of auditor are applicable to all private limited company having paid up share capital 20 crore or more and all company having public borrowing from financial institution of bank of 50 crore और more. तो ए लिमिटेड यहाँ ए प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे पब्लिक बोरोइंग जो नेशनलाइज बैंक से ले रखी है वो 50 करोड़ की है, तभी रोटेशन ऑफ लॉ का और रोटेशन का लॉ अप्लाई होगा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का लॉ अप्लाई होगा इसके ऊपर बेटा. और आपको रिवीजन करने के लिए बता रहा हूं बस कि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इन सब के ऊपर रोटेशन का लॉ कभी नहीं अप्लाई होता इररिस्पेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. ये क्वेश्चन किसके ऊपर है पढ़ते हैं पहले. भारतीय गैस लिमिटेड विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी है, यानी या तो 139(7) का फर्स्ट ऑडिटर का लॉ होगा या 139(5) का सब्सिक्वेंट ऑडिटर का लॉ होगा या 139(8) का कैजुअल वैकेंसी का लॉ होगा. जस्ट तो भारतीय गैस लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी, द सीजी शैल in respect of a financial year appoint auditor duly qualified to be appointed as auditor of companies under this act within 180 days from the end of the financial year, who shall hold office till end of next financial year. सब अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, ये आखिरी में इन्होंने बोल दिया टिल एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. बेटा कंसेप्ट ये है 139(5) में सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के लिए कि सीएजी हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के 180 डेज के अंदर गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट करता है, और वो ऑडिटर वही होता है जो कंपनीज के लिए ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है, यानी प्रैक्टिसिंग सीए. बट मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका टेन्योर जो रहता है ना वो नेक्स्ट एजीएम तक होता है. वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर होता है बट उसका टेन्योर नेक्स्ट एजीएम तक होता है. इन्होंने बोला टिल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो यहाँ पे मिस्टेक है, तभी ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी और बहुत ज्यादा पॉपुलर. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड हिमसेल्फ वांट्स टू अपॉइंट, हिमसेल्फ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, श्री गणपति अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कमेंट ऑन द प्रपोज्ड एक्शन. तो बेटा ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, नॉर्मल कंपनी है. तो नॉर्मल कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर हुआ करता है, नॉर्मल कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट का सेक्शन 139(6) होता है बेटा. तो उसमें लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जबकि इस क्वेश्चन में लिखा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर खुद पर्सनली अपॉइंट करना चाहता है, तो दैट विल बी अ कॉन्ट्रावेंशन. आपको पहले सेक्शन कोड करना पड़ेगा 139(6) का कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल अपॉइंट विद इन 30 डेज, इफ दे फेल्स टू डू सो देन दे विल इन्फॉर्म द मेंबर एंड द मेंबर विल अपॉइंट द ऑडिटर, ये लिख देंगे. बट इन दिस केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर is not appointing the auditor, the MD wants to appoint, which is not in accordance with law. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन 4 अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द रिटायरिंग ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड. बेटा ये अपन 139(9) और 10 में पढ़ते थे कि रिटायरिंग ऑडिटर नॉर्मली तो रीअपॉइंट हो सकता है बट कुछ कुछ केस में रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर रिटायरिंग ऑडिटर खुद क्वालिफाइड नहीं है या डिसक्वालिफाइड है, या कंपनी ने कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया स्पेशल रेजोल्यूशन कि वो किसी अन्य पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करेंगे या रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, या ऑडिटर ने राइटिंग में अपनी अनविलिंगनेस एक्सप्रेस कर दी है कि वो ऑडिटर नहीं बनना चाहता, तो ये सिचुएशन अगर नहीं हुई होगी ना तो ऐसी कोई सिचुएशन को छोड़ के बाकी केस में रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं. पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कब अपन रीअपॉइंट नहीं कर सकते, तो अपन को बोलना पड़ेगा हम इन 3 केसेस में रीअपॉइंट नहीं कर सकते. फटाफट बता दे रहा हूं. द रिटायरिंग ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड व्हेन स्पेसिफिक रेजोल्यूशन हैज बीन पास टू रीअपॉइंट द रिटायरिंग ऑडिटर. चलो मैं एक काम करता हूं, जैसा सेक्शन में वर्डिंग्स है वही पढ़ा देता हूं. In the following circumstances, the retiring auditor cannot be reappointed. A specific resolution has not been passed to reappoint the auditor. पहले पॉइंट का ये मतलब है कि रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करने का कोई स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है. डोंट रीड इट एज स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी रीअपॉइंट करने के लिए भी एक रेजोल्यूशन पास होता है. ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता बेटा, अच्छे से सुन लो, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता. रीअपॉइंट करने के लिए भी एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. अगर कंपनी ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया होगा रीअपॉइंट करने का तो फिर रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा. दूसरा पॉइंट,
द ऑडिटर प्रपोज टू बी रीअपॉइंटेड डज नॉट पोजेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर 141, तो इसी को बोलते हैं कि ही इज नॉट क्वालिफाइड। फिर द प्रपोज्ड ऑडिटर सफर्स फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन, तो या तो क्वालिफाइड नहीं है या तो डिसक्वालिफाइड है, तब वो रीअपॉइंट नहीं होगा। इसके नीचे he has given the company notice in writing of his unwillingness to be reappointed, यानी कंपनी को उसने अपनी अनविलिंगनेस एक नोटिस में एक्सप्रेस कर दी है, या फिर कंपनी ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया है एजीएम में कि वो किसी और को अपॉइंट करेगी या फिर रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेगी। अगर ऐसी सिचुएशंस 5 सिचुएशंस हुई होगी ना, तो रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता। और एक और छोटा सा पॉइंट कि ऑडिटर को अपॉइंट होने के समय ना एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि अपॉइंटमेंट अगर हो गया तो वो लिमिट के अंदर रहेगा। अगर ऑडिटर से ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो भी रिटायरिंग ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेसली लॉ में अलग से नहीं दिया हुआ है, बट कंपाइलेशन करके दिया हुआ है। अ रिटर्न सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन obtained from the proposed auditor to the effect that अपॉइंटमेंट इफ मेड विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट्स। अपन नहीं पढ़ते थे कि अपॉइंटमेंट के बाद एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ये वो वाले पॉइंट के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ टू फिल कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर इन कंपनी ऑडिट। बेटा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फुल रिवीजन हो जाएगा इसमें आपका, फुल रिवीजन। तो आ, आ, आपको याद होगा 139(8) एक कॉमन सेक्शन है कैजुअल वैकेंसी का। ये नॉर्मल कंपनी पे भी अप्लाई होता है और गवर्नमेंट कंपनी पे भी अप्लाई होता है। नॉर्मल कंपनी की कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होती है मैं आपको याद दिला दूं। नॉर्मल कंपनी की कैजुअल वैकेंसी वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करते हैं 30 डेज के अंदर, बट अगर रेजिग्नेशन के कारण कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अपॉइंट किए होंगे ना ऑडिटर, उसका एक रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग कॉल करके 3 मंथ्स के अंदर। दैट्स इट, दैट्स इट। और जो ऑडिटर अपॉइंट होगा कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने के लिए, उसका टेन्योर होगा नेक्स्ट एजीएम तक। अब बेटा गवर्नमेंट कंपनी की बात करता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी फिल करने का अधिकार है सीएजी को, बट सीएजी अगर कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं कर पाया तो बोर्ड फिल करेगा। फटाफट पढ़ते हैं बेटा। इन केस ऑफ ए कंपनी, ये इन केस ऑफ ए नॉर्मल कंपनी है, हाँ, इन केस ऑफ ए नॉर्मल कंपनी, any casual vacancy in the office of auditor in the case of normal company shall be filled by the board of director within 30 days. In such case, the casual vacancy, if such casual vacancy is result of resignation of auditor, then the appointment shall also be approved by the company at a general meeting to be convened within 3 months of the recommendation of board, and he shall hold office till conclusion of next AGM. और उसके बाद अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में कौन फिल करेगा? इट शैल बी फिल्ड बाय द सीएजी विद इन 30 days. It may be noted that in case the CAG does not fill the vacancy, then the board shall fill the vacancy within next 30 days. That's it. एक यूनिक क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन, ये रिमूवल के ऊपर है बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये 140 में आना चाहिए था, यहाँ पे गलती से डाल दिया मेरे स्टाफ ने। इसमें हम लोग को ये पढ़ना है बेटा, एक लाइन का क्वेश्चन, कि जब ऑडिटर को टेन्योर से पहले रिमूव करते हैं तो आपको याद होगा कि 140 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होता है जब ऑडिटर को टेन्योर से पहले रिमूव करते हैं। इसके लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है और फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। इस बार इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना, 2002 नवंबर में आया था ये। इसमें ये लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन क्यों लगती है। आई डोंट बिलीव दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड अगेन। क्यों लगती है? लॉ में लिखा है लगती है, इन्होंने पूछ रहे हैं कि क्यों लगती है। तो इसका एकदम कॉमन सेंस आंसर है कि ऑडिटर को रिमूव करना एक अनयूजुअल सर्कमस्टांस है, इसके कई गलत रीजंस भी हो सकते हैं। तो कंपनी के लिए ऑडिटर को रिमूव करना डिफिकल्ट हो, इजी नहीं हो, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, ताकि किसी वैलिड रीजन से ही कंपनी अपने ऑडिटर को टेन्योर से पहले रिमूव कर सके। कोई अनरीजनेबल ग्राउंड पे कंपनी अगर ऑडिटर को रिमूव करने का सोच रही होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ही नहीं देगी। तो ऑडिटर की इससे इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, इससे ऑडिटर को कॉन्फिडेंस आएगा ईमानदार होने का, क्योंकि ऑडिटर को बेवजह रिमूव नहीं किया जा सकता बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के। सो removal of auditor before expiry of term is a serious matter,
it may adversely affect his independence. Therefore, law has provided this safeguard so that government may know the reasons for such action, and if it is not satisfied, it may not give the approval. In the view of above, the permission of central government is required when auditors are removed before expiry of the term. I hope this gives you a good idea. Next question, थोड़ा फास्ट चलेंगे, बड़ी शीट है. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, ये रिपीट क्वेश्चन है बेटा, एमडी फिर से ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहता है. ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी अभी अपन ने पढ़ा कि फर्स्ट ऑडिटर को बीओडी अपॉइंट करता है बेटा, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर पर्सनली नहीं अपॉइंट कर सकता. तो ये रिपीट है, इसको नहीं पढ़ेंगे बेटा. 8th क्वेश्चन, referring to the provisions of Companies Act regarding appointment, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नई नई कंपनी है, एक्स वाई जेड लिमिटेड एक न्यूली स्टेब्लिश्ड कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है. बताइए फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा. तो भाइयों, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन कौन सा होता है, बोल के बताइए बेटा. 139(7). 139(7) इज द करेक्ट आंसर. इसमें कंसेप्ट है कि फर्स्ट ऑडिटर को सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 60 डेज. अगर सीएजी अपॉइंट नहीं करेगा तो फिर बोर्ड अपॉइंट करेगा, और अगर बोर्ड ने भी अपॉइंट नहीं किया तो वो मेंबर्स को इंटीमेट करेगा, और मेंबर्स फिर जनरल मीटिंग में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. एक बार क्विकली बता देता हूं मैं यहाँ पे, एकदम क्विकली. द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय सीएजी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. In case the CAG does not appoint the first auditor, the board shall appoint the first auditor within next 30 days. और उसके बाद अगर बोर्ड भी नहीं अपॉइंट कर पाया नेक्स्ट 30 डेज में, देन इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन 60 डेज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. और जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसका टेन्योर कब तक होता है बेटा, उसका टेन्योर होता है फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक, सेकेंड क्वेश्चन, Kamal is the auditor of XYZ Limited, which is a government company. He has resigned on 31st December 2020, while the financial year will end on 31st March 2021. Explain provision regarding filling of casual vacancy. तो ये गवर्नमेंट कंपनी का कैजुअल वैकेंसी कैसे फिलअप करते हैं उसका क्वेश्चन है. तो 139(8) इज द करेक्ट सेक्शन, और उसमें गवर्नमेंट कंपनी का लॉ एक बार मैं ओरली बोल के आपको समझा दे रहा हूँ. गवर्नमेंट कंपनी अगर कैजुअल वैकेंसी राइज होगी, इफ कैजुअल वैकेंसी राइजेस इन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, देन इट शैल बी फिल्ड बाय सीजी विद इन 30 days. And in case CG fails to fill the casual vacancy, then it shall be filled by board of director within next 30 days. And the auditor so appointed shall hold office till conclusion of next AGM. और क्वेश्चन है, would your answer differ if it is other than government company? तो हम लोग बोलेंगे 100%. गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती तो फिर लॉ ही अलग होता. कैजुअल वैकेंसी को 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करते, और चूंकि यहाँ रेजिग्नेशन का केस है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद मंथ्स के अंदर एक जनरल मीटिंग कॉल करना पड़ता, जिसमें इस अपॉइंटमेंट को फिर से रेटिफाई करते, और फिर इस ऑडिटर का टेन्योर नेक्स्ट एजीएम तक रहता. वेरी आईएमपी. आई होप दिस वाज ऑलरेडी कवर्ड, तो मैंने क्विकली बता दिया आपको. क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 रिपीट है बेटा, रिपीट है. गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, जुलाई 21 में पूछा गया है. आइए ना सर. अब बेटा 139 का लास्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मूनलाइट लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपॉइंटेड मिस्टर टेल एज इट्स फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. यहां तक बहुत अच्छा हुआ कि कंपनी ने 30 डेज के अंदर बीओडी द्वारा फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम. यहां तक तो एकदम परफेक्ट चल रहा है. एट द फर्स्ट एजीएम मिस्टर टेल वॉज रीअपॉइंटेड टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम. यहां तक भी एकदम परफेक्ट चल रहा है. बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये लिस्टेड कंपनी है. In the light of provisions of Companies Act, examine the validity of appointment of in the following case. तो ये जो बीओडी ने अपॉइंटमेंट किया मिस्टर टेल का, ये सही था कि नहीं, ये फर्स्ट ऑडिटर के रूप में है, तो मेरे हिसाब से तो ये वैलिड है बेटा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें. फिर बोल रहा है रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर टेल एट फर्स्ट एजीएम इन द अबव सिचुएशन, मेरे हिसाब से ये भी वैलिड है, कोई डाउट नहीं है इसमें. 2 मिनट बस, और 2 मिनट.
तो 139(6) के हिसाब से फर्स्ट ऑडिटर जो नॉर्मल कंपनी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट होती है 30 डेज के अंदर। ये एकदम वैलिड अपॉइंटमेंट है। तो ये मैं कंक्लूजन में आ रहा हूँ कि फर्स्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है ये वैलिड है। और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर के रूप में इसका अपॉइंटमेंट हुआ है 5 इयर्स के लिए, ये भी वैलिड है। बेटा अब आपका एक डाउट आएगा, आप बोलोगे सर ये लिस्टेड कंपनी है तो ऑडिटर को तो दोबारा टेन्योर नहीं मिलना चाहिए। नहीं बेटा, आप भूल रहे हो। मैं किसको डिस्क्वालीफाई करता है 139(2)? अगर एक ऑडिटर ने 5 इयर्स का टर्म एंजॉय कर लिया है, वन टर्म ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 इयर्स एंजॉय कर लिया है, तब वो डिस्क्वालीफाई होता है। अभी जो मिस्टर टेल है वो फर्स्ट ऑडिटर के रूप में थोड़ी ना 5 साल का टेन्योर एंजॉय किया होगा, वो तो मैक्सिमम 1 ईयर या 1.5 ईयर का टेन्योर रहा होगा। तो वो फिर से रीअपॉइंट होने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है बेटा। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में वो मिस्टर टेल ने एक पूरा वन टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर एंजॉय कर लिया होता, तब वो जाके फिर डिस्क्वालीफाई होता अगले 5 साल के लिए, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, इसके ऊपर रोटेशन का लॉ अप्लाई होता है। यहाँ पे नहीं होगा, तो ये वैलिड है जैसे मैंने आपको बोला। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन, इन केस मिस्टर बेल a chartered accountant was appointed as auditor in the first AGM to hold office from conclusion of first AGM till conclusion of fifth AGM। एक मिनट फिर से पढ़ रहा हूँ। In case Mr. Bell, a chartered accountant, was appointed as auditor at first AGM to hold office from conclusion of first AGM till conclusion of fifth AGM, that is 4 years। ये तो बेटा लॉ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट एजीएम में हम लोग मिस्टर टेल को रीअपॉइंट नहीं करते, कोई मिस्टर बेल को अपॉइंट करते सब्सिक्वेंट ऑडिटर के रूप में, तो बेटा कर सकते थे, बट उसका अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम से लेके सिक्स्थ एजीएम तक होगा, यानी 5 इयर्स का टेन्योर। फर्स्ट एजीएम से फिफ्थ एजीएम 4 साल का टेन्योर नहीं, तो ये इनवैलिड अपॉइंटमेंट होता। ये 139(6) 139 139(1) यानी कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर के टेन्योर का कॉन्ट्रावेंशन हो जाता। तो सेक्शन नंबर भले ही मत कोट कीजिए, ऑडिटर अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टू कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। तो 5 साल का टेन्योर मिलेगा, 4 साल का नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका 139(5) कंप्लीट हो जाता है। रिपीट कर रहा हूँ एक, अभी हम लोग 140 की रिमूवल ऑफ ऑडिटर के ऊपर है। इसमें जो सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 है वो रिमूवल बिफोर टेन्योर का लॉ है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल पड़ती है एडीटी, और साथ में एसआर पास। 140 सब सेक्शन 2 एंड 3 जो है वो रेजिग्नेशन ऑडिटर का लॉ है, और 140 सब 4 ये रिमूवल आफ्टर द एंड ऑफ टेन्योर का लॉ है ऑडिटर को। और 140 सब सेक्शन 5 जब ऑडिटर को ट्रिब्यूनल फ्रॉडुलेंट। तो ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देख, state with reasons whether it is correct or incorrect. The board of director of ABC Limited, a listed company, is required to fill casual vacancy of an auditor only after taking into account recommendations of audit committee. एक्चुअली ये ऑडिट कमिटी के पावर के लिए लॉ है, ये स्पेशली 140 से रिलेटेड नहीं है बेटा, ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड है 139 का आखिरी से। तो लिस्टेड कंपनीज या जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी होती है उन कंपनीज में ऑडिटर को अपॉइंट करने प्राइमा फेसी जो रिकमेंडेशन रहती है वो ऑडिट कमेटी की रहती है, और बोर्ड उनकी रिकमेंडेशन कंसिडर करके ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ये एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है। तो वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी अंडर 177, देन ऑल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग कैजुअल वैकेंसी shall be made, including filling of casual vacancy shall be made after taking into account the recommendation of audit committee। जनरल क्वेश्चन है। अब आ रहा है भाइयों रिमूवल का क्वेश्चन। CA has resigned as an auditor after 2 months of his appointment in लिमिटेड। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर है, उसने अपनी अपॉइंटमेंट के 2 महीने के बाद ही रिजाइन कर लिया। He needs to file ADT3 with ROC within 60 days from the date of resignation। देखिए ADT3 बिल्कुल सही, और जो फॉर्म नंबर जो टाइम लिमिट लिखी है 60 डेज ये गलत है, क्योंकि ये 30 डेज में कर। दैट्स इट। तो एज पर सेक्शन 140 सब सेक्शन 2
द ऑडिटर हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी shall file within a period of 30 days a statement in prescribed form ADT 3 with the company and as ROC. और गवर्नमेंट कंपनी का केस होगा तो सी के पास भी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का, जुलाई 21 ध्यान से पढ़िए, लॉ के पेपर में। AB and Associates, a firm of chartered accountant, were reappointed as auditor at AGM of X Limited held on 30th September 2000। 30th September 2000 को इनका रीअपॉइंटमेंट कंपनी 5 साल के लिए। However, the board of directors recommended to remove them before the expiry of the term by passing resolution in board meeting held on 31st March 2020। मतलब ठीक 6 मंथ्स ही हुए थे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको निकालने की सोची। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर लिया। ये तो करना ही था, ये फर्स्ट स्टेप है। पहले बीओडी रिजोल्यूशन पास होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली जाती है, फिर अप्रूवल मिलने के 30 डेज के अंदर जनरल मीटिंग कॉल करके एसआर पास किया। ये लॉ है बेटा, साथ साथ आपको लॉ भी रिकॉल करा। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है देखिए, बीओडी मीटिंग हुई है, रिजोल्यूशन पास हुआ है अभी तक। सब्सिक्वेंटली having given the consideration to board recommendation, AB and associates were removed at general meeting held on 25th May 20। तो यहाँ पे जंप हुआ है। बीओडी मीटिंग के बाद डायरेक्टली जनरल मीटिंग कॉल की गई और जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्ट ऑडिटर को हटाया बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ये भी अच्छी बात है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, स्पेशल पास हुआ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिखिए, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस लाइन का ये मतलब है कि जब रिजोल्यूशन शेयर होल्डर का पास हुआ, जब एसआर शेयर होल्डर का पास हुआ, तब तक इस कंपनी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। इन्होंने रिजोल्यूशन पास करने के बाद सोचा कि हम बाद में अप्रूवल ले लेंगे। ये लाइन, ये जो मतलब मैं निकाला, ये किस लाइन का है? सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल। मतलब अभी अप्रूवल नहीं आई है, अप्रूवल बाद में आने वाली। लॉ में लिखा था कि अप्रूवल पहले आएगी फिर एसआर पास। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द प्रोविजंस ऑफ एक्सप्लेन द प्रोविजंस फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ। तो अपने को इसका आंसर, जो मैं आपको प्रोसेस बताया पहले, वो लिखना है कि पहले बीओडी रिजोल्यूशन पास होगा, फिर बीओडी रिजोल्यूशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे फॉर्म ADT 2, और अप्रूवल आने के 60 डेज के बाद जनरल मीटिंग कॉल करेंगे 60 डेज के अंदर, और उसमें एसआर पास करके ऑडिटर को। ये पूरा लॉ लिखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं सीधा आपको कंक्लूजन में दिखा रहा हूँ इस केस में क्या हुआ है। इन द इंस्टेंट केस द डिसीजन ऑफ एक्स लिमिटेड टू रिमूव AB एंड एसोसिएट्स subject to approval of central government is it, because the approval of central government shall be taken before passing of। अब आइए दोस्तों, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 41 से रिलेटेड है। क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का लॉ लिखा है, इंपॉर्टेंट। और एक बात और लिखी है, डिसक्वालिफिकेशन 141 सबसेक्शन और क्वालिफिकेशन 141 सबसेक्शन 1 में होती है। एक बीच में बात है सबसेक्शन 2 में है कि अगर फर्म का अपॉइंटमेंट हुआ है ऑडिटर, फर्म या LLP का, तो उसमें साइन कौन करेगा? साइन होगा कोई भी एक पार्टनर, एनी प्रैक्टिसिंग पार्टनर के। ये जो कंसेप्ट है ये भी 141 बात को ध्यान में रखते हुए प्रोविजन। एक बार के लिए पूरा रिवीजन ही करा देता हूँ। 141 में लिखा है क्वालिफाइड कौन है? आंसर, पर्सन जो, या कोई ऐसी फर्म जिसके मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। और सबसेक्शन 2 में लिखा है फर्म का अपॉइंटमेंट फर्म के नाम पे होगा और कोई भी पार्टनर जो कि प्रैक्टिसिंग पार्टनर है वो फर्म के बिहाफ पे साइन करे। सबसेक्शन 3 में डिसक्वालिफिकेशन की पूरी कतार है लंबी। और सबसेक्शन 4 में लिखा कि अगर अपॉइंटमेंट के बाद डिसक्वालिफिकेशन अटैक तो कैजुअल वैकेंसी ऑटोमेटिकली। ये बेसिक। अब आइए पढ़ते हैं कुछ। ट्रू फॉल्स बताना है पहले, ये ऑडिट के पेपर से। डायरेक्टर्स रिलेटिव कैन एक्ट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। ऐसा कोई लॉ है क्या कि डायरेक्टर का रिलेटिव कंपनी का ऑडिटर बन सकता? तो बेटा डिसक्वालिफिकेशन का याद करके जोड़ डाल कि अ पर्सन विल बी डिसक्वालिफाइड इफ हिज रिलेटिव होल्ड्स द पोजीशन ऑफ।
तो अगर मैं आपको क्लास में ऐसे पढ़ाया था, अगर हमारे रिलेटिव पोजीशन है यानी कि डायरेक्टर पर्सन, तो इसके कारण हम उस कंपनी में ऑडिटर नहीं, कि डायरेक्टर का रिलेटिव कंपनी ऑडिटर। A person shall not be eligible for appointment as auditor whose relative is a director or is in the employment as key manager. आगे बढ़ते हैं बेटा। If LLP is appointed as auditor, every partner shall be authorized to act as auditor. Every partner shall be authorized to act as auditor. यहाँ पे थोड़ा बड़ा किस बात का हो जाएगा? एवरी पार्टनर, क्योंकि एवरी पार्टनर का ये मतलब है, ये गलत है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है ऐसे पार्टनर जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट। और आपको मैं एक बात फिर क्लियर कर दूं कि ये लोग की फर्म में ऐसा हो सकता है कि अदर प्रोफेशन पार्टनर हो, कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर सीए होंगे ऐसा है, पर सारे के सारे सीए, तो एवरी पार्टनर लाइन ऐसे पार्टनर जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट है वो ऑथोराइज एक्ट करने के लिए कंसेप्ट है। Where a firm including LLP is appointed as auditor, then only partner who are chartered accountant shall be authorized. AB and Company is a audit firm having three partners, Mr. A, Mr. The relative of Mr. B is holding securities of face value 2 lakh in XYZ. अब आपको इसमें ये लॉ याद आना चाहिए कि ऑडिटर या जो पर्सन ऑडिटर के रूप में है वो या उसके रिलेटिव के द्वारा 1 रुपए की भी तो क्वालिफिकेशन, रिलेटिव के पास 1 लाख रुपए तक की वैल्यू के शेयर, 1 लाख से ज्यादा के अगर शेयर तो डिस्क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे जो पार्टनर है बी, उसके रिलेटिव के पास 2 लाख की, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करेगा। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि रिलेटिव 1 लाख की फेस वैल्यू तक शेयर ओन कर सकता है, तो यहाँ पे चूंकि 2 लाख की शेयर होल्डिंग है, तो बी भी डिस्क्वालिफाइड है और बी के कारण पूरी फर्म भी डिस्क्वालिफाइड। फोर्थ क्वेश्चन, मिस्टर एन ही इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ, क्या ये कंपनी का ऑडिटर बन सकता है? कौन ऑडिटर बन, पर्सन इज चार्टर्ड अकाउंट ऑफ आईसीए मेंबर, कोई क्वालिफाइड है, ये क्वालिफाइड नहीं है। 141 का बेसिक क्वालिफिकेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, एनी पार्टनर ऑफ एलएलपी हु इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ये क्वेश्चन क्या कि ऐसा पार्टनर ऑफ एलएलपी जो कि ऑडिटर के रूप में अपॉइंट हुआ है वो साइन करेगा। सबसे पहले जब एलएलपी का अपॉइंटमेंट, एक पार्टनर का अपॉइंटमेंट फर्म के नाम, क्वेश्चन ड्राफ्टिंग गलत टाइप की, गलत मतलब थोड़ा गुस्सा दिलाने वाली, ताकि आपको हिंट मिले कि ये रॉन्ग लिखा है, कि अपॉइंटमेंट फर्म के नाम पे। और जब भी फर्म के नाम अपॉइंटमेंट हो तो कोई एक पार्टनर साइन नहीं, कोई भी पार्टनर साइन है जो प्रैक्टिसिंग, तो फर्म के नाम पे अपॉइंटमेंट हो, तो अपने को सेक्शन कोट करना है, वेयर अ फर्म इज इंक्लूडिंग एलएलपी इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट, अपॉइंटमेंट फर्म के नाम। क्वेश्चन 14, एन ऑडिटर परचेज्ड गुड्स वर्थ 5,01,500 on credit from a company being audited by him. The company allowed him 1 month's credit, which is normally allowed to all customers. पहले आपको इसमें प्रोविजन कि if a person is related to the company for an amount, then he shall be disqualified. ये पहले कमेंट ये और ध्यान से। अब 2 पॉइंट यहाँ पे कंफ्यूज, एक लिखा है कि ये सारे कस्टमर तो ऑडिटर को दे भी दिए तो क्या दिक्कत, आंसर सारे कस्टमर्स को मिलती भी होगी ना, तो इससे कोई फर्क नहीं। ऑडिटर अगर 5 लाख से ज़्यादा के लिए इनडेटेड हो जाए तो डिस्क्वालिफाई, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोग को कंफ्यूज करने को भी क्रेडिट आप इसके, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उस व्यक्ति को उधारी
कि ऑलरेडी ऑडिटर है। क्योंकि ये ऑलरेडी ऑडिटर है ना, तो ये नहीं लिखना है कि ये ऑडिटर, बोलेंगे कि यहाँ पे ये ऑडिटर बने रहने के लिए डिस्क्वालिफाई, कैन नॉट कंटिन्यू एज ऑडिटर। और यहाँ पे 141 सबसेक्शन 4 का रेफरेंस कि अगर अपॉइंटमेंट के बाद डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑफिस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, he shall be deemed to have vacated his office, or it will not make any difference if the company allows the same credit period to other customers. Question 15. Ram and Hanuman, chartered accountant in practice, have been appointed as statutory auditor for the accounting year 1718. Mr. Hanuman holds 100 shares of Shiva Limited, which is subsidiary of Krishna. थोड़ा ध्यान से, ये फर्म है राम और हनुमान की, ये ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं कृष्णा लिमिटेड के। अब इनका जो एक पार्टनर है जिसका नाम हनुमान है, उसके पास शेयर है शिवा लिमिटेड। तो पहली बात बेटा, पार्टनर के पास एक शेयर भी होना डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करेगा। बट आपका डाउट होगा कि सर जिस कंपनी में ऑडिटर बन रहे हैं उस कंपनी में नहीं, उसकी सब्सिडरी में शेयर। ये आपको क्लास में याद होगा, मैं बोला था ये फैलने वाली में हमारी क्लाइंट कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडी, एसोसिएट, सबको सेम पर्सन इन द आइज ऑफ। इसीलिए हनुमान के पास शिवा लिमिटेड, उसके कारण भी डिस्क्वालिफिकेशन। पहले लॉ कोट करेंगे अकॉर्डिंग टू 141, इफ ए पर्सन होल्ड्स, a person partner holds of any amount in the company or its holding, or then he cannot become auditor. इसके बाद आपको ये कोट करना है कि इन द इंस्टेंट केस ये हनुमान के पास क्लाइंट कंपनी के सब्सिडरी के शेयर के कारण डिस्क, और ऑडिटर के रूप में ये अपॉइंट हो गए हैं लिखा है, बोलेंगे कि इनवैलिड अपॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स इन अ कंपनी टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑडिट। तो बेटा हम पढ़े हैं 20 कुछ को काउंट नहीं कर, इंपॉर्टेंट है, पर सीलिंग का एक प्लेन क्वेश्चन। तो कंपनी मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट from auditor to the effect that the appointment, if made, will not result in excess holding of company audit by the auditor as per section 141 subsection 3 limit है उसमें, which prescribes that a person who is in full time employment elsewhere, or a person or a partner of the firm holding appointment as auditor of more than 20 companies, अदर देन, किसको किसको काउंट नहीं करेंगे, ओपीसी, गवर्नमेंट कंपनी, ऑल कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अप टू, सॉरी, लेस देन 100 करोड़, इसको छोड़ के सारी कंपनीज को काउंट करेंगे तो 20 से ज़्यादा कंपनीज की ऑडिट नहीं होनी चाहिए। इन द केस ऑफ फर्म इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनीज, यानी जो 20 की लिमिट है ये फॉर एवरी पार्टनर है, हर पार्टनर के ऊपर 20 की काउंटिंग होगी। तो अगर किसी फर्म में 3 पार्टनर है तो उसकी लिमिट हो जाएगी 60 का। ये सीलिंग लिमिट का लॉ अपने कि अपॉइंटमेंट के पहले कंपनी को सर्टिफिकेट लेना चाहिए ऑडिटर से। अगर अपॉइंटमेंट हो गया तो सीलिंग नंबर एक्सीड तो नहीं हो। सीलिंग नंबर क्या है, 20 कंपनी, 4 टाइप की कंपनियाँ, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से कम है उसको काउंट नहीं करें। फर्म में ये लिमिट पर पार्टनर में 17। मिस्टर रमन, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वॉज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ सूर्या डिस्ट्रीब्यूट। तो ध्यान रखिएगा December 20 in the AGM of company held in August 20, in which he accepted the assignment. तो AGM में मिस्टर रमन का अपॉइंटमेंट हो गया। लेटर ऑन इन नवंबर 2020
He joined as partner in consultancy firm where Mr. Som is partner and Mr. Som is working as a finance executive of Surya. एक बार केस इजी कर देता हूं। रमन जो है वो ऑडिटर है बेटा, रमन ऑडिटर है और एक किस कंपनी में ऑडिटर है? सूर्या कंपनी में, सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर। सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक एम्प्लॉय है, उसका नाम है सोम, SOM, सोम। और रमन ने क्या कर लिया है? रमन ने सूर्या के साथ पार्टनरशिप कर दी, सॉरी रमन ने सोम के साथ पार्टनरशिप। तो अब आप समझो कि सूर्या लिमिटेड एक कंपनी है, उसके एम्प्लॉय का नाम है सोम और उस एम्प्लॉय के साथ पार्टनरशिप कर दी है रमन ने, रमन जबकि ऑडिटर है। तो याद कीजिए डिसक्वालिफिकेशन बात का दूसरा कि एम्प्लॉय कैन नॉट पर्सन हु इज पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय। यही हो रहा है कि रमन जो है वो इस कंपनी के पार्टनर बना, हालांकि अपॉइंटमेंट के बाद बना है, तो भी डिसक्वालिफिकेशन तो अट्रैक्ट हो गई, उसको अपनी ऑफिस वेकेट करनी एज पर सेक्शन। प्लीज इसके आंसर को रेफर नहीं करेंगे, आंसर गलत आ गया है, मैं आपको कमेंट लिख के बता रहा हूं कि रमन इज डिसक्वालिफाइड, disqualified because he is partner of employee और ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा 141। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री चार्टर्ड अकाउंटेंट रॉबर्ट राम एंड रोहिणी फॉर्म्ड LLP। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जनवरी 21 का 3 मार्क्स। थ्री चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रॉबर्ट राम एंड रोहिणी formed LLP under the LLP Act in the name R and Associates LLP, practicing CA. Now, एक कंपनी है SR Limited, it intends to appoint R Associate LLP as auditor। मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन है, क्या LLP को ऑडिटर बना सकते? तो दोस्तों हम ये पढ़े हैं डिसक्वालिफिकेशन कि बॉडी कॉर्पोरेट इज डिसक्वालिफाइड, हम लोग ये पढ़े हैं बॉडी कॉर्पोरेट इज डिसक्वालिफाइड एक्सेप्ट LLP। एक्सेप्ट LLP का मतलब ये हुआ कि LLP डिसक्वालिफाइड और LLP डिसक्वालिफाइड नहीं हुई मतलब LLP। तो सी वाले लॉ को कोट करना है, अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP shall not be disqualified, shall not be qualified to become auditor। तो बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी क्वालिफाइड, ये तो मैं बोला ही बॉडी कॉर्पोरेट इज, बट बॉडी कॉर्पोरेट में LLP को एक्सक्लूड की बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मिस्टर प्रकाश इज अ प्रैक्टिसिंग, Mr. Akash, who is relative of Mr. Prakash, is holding securities of ABC Limited, face value 70,000। तो अभी अभी बात हुई थी, रिलेटिव शेयर्स ओन कर सकता है 1 लाख की फेस वैल्यू तक, इसीलिए प्रकाश का जो अपॉइंटमेंट है क्या हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। रमेश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट टू द कंपनी फॉर 6 लाख। भाई 5 लाख से ज़्यादा इनडेटेड होगा, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या रमेश को अपॉइंट कर सकते हैं? मिसिस KVJ इज स्पाउस ऑफ कुमार, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मिसिस KVJ जो है ना वो स्टोर कीपर है PRC लिमिटेड। क्या मिस्टर कुमार को ऑडिटर बनाया? IMP क्वेश्चन, 6 मार्क्स, नवंबर 90, हमारी बुक का ही क्वेश्चन, मतलब बुक में एक्सरसाइज जो होती है ना उसमें बहुत सिंपल लॉ बेटा। यहाँ पे मिस्टर कुमार जो है ना वो CA है, उसकी वाइफ का नाम है KVJ और KVJ केवल स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर मतलब प्योर एम्प्लॉय, कोई MD के मतलब KMP के पोस्ट पे भी नहीं है, डायरेक्टर के पोस्ट पे भी। समझाओ, दो बातें बोलो। एम्प्लॉय खुद डिस्क्वालिफाइड है, एम्प्लॉय का
पार्टनर डिस्क्वालिफाइड, पार्टनर मतलब फॉर्म वाला पार्टनर, लाइफ पार्टनर नहीं, फॉर्म वाला पार्टनर, और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड, एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय ये डिस्क्वालिफाइड है, ये 141 सबसेक्शन थी। अब यहां पे बेटा क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉय है उसका नाम है केवीजे, तो जो इसका स्पाउस है कुमार, वो कुमार उसका बिजनेस पार्टनर थोड़ी ना है और ना ही एम्प्लॉय है, तो इस कारण से कुमार डिस्क्वालिफाइड अभी तक नहीं हुआ 141(3) के शुरू के क्लॉज के साथ। और दूसरा जो क्लॉज है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें यह लिखा है कि अगर किसी पर्सन का रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या की मैनेजरियल पर्सन है, तो वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो। तो यहां पे जो मिस्टर कुमार है वो क्या बोलेगा कि मेरी वाइफ उस कंपनी में ना तो डायरेक्टर ना तो की, तब बड़ी पोस्ट पे नहीं, इसीलिए मिस्टर कुमार दोनों के दोनों डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाए और मिस्टर कुमार ऑडिटर बन, क्योंकि ना तो वो एम्प्लॉय का पार्टनर है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है, कारण से वो शुरुआत के डिस्क्वालिफिकेशन से बच गया, और दूसरा उसका जो रिलेटिव है, कुमार के लिए रिलेटिव है वो केवीजे, तो रिलेटिव बड़ी पोस्ट पे नहीं है, इसलिए वो दूसरी, इन शॉर्ट कुमार विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, वेरी IMP। 6 नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. C advances to Mr. B 2 lakh rupees on the guarantee of A. Mr. C has also taken further security for the same borrowing by mortgage of B's furniture worth 2 lakh rupees without, अरे I'm really sorry, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ। अब अपना ऑडिटर का नवंबर 22 का 6 मार्क, नवंबर 26 मार्क, P Limited appointed XYZ company as an audit firm as auditor for the company at AGM held on 30th September 20. XYZ are 3 partners. Reference to company that examine validity of appointment. तो फर्म का अपॉइंटमेंट हुआ है कंपनी में। मिसिस क्यू दैट इज वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड, बाप रे, फेस वैल्यू एग्जैक्ट 1 लाख, वेरी ट्रिकी वेरी ट्रिकी। तो रिलेटिव 1 लाख की फेस वैल्यू तक इन्वेस्ट कर सकता है और लॉ में प्रूव, इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं, ध्यान रखेंगे। तो मिसिस क्यू हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स वैल्यू 1 लाख विच इज विद इन द लिमिट, देयरफॉर अपॉइंटमेंट इज वैलिड, कैन बी अपॉइंटेड। दूसरा लिखा है मिसिस क्यू वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स अगेन हैज गिवन गारंटी इन रिलेशन टू लोन टेकन बाय जी फ्रॉम पी लिमिटेड फॉर एन अमाउंट 1,50,000। बेटा जो गारंटी का लिमिट है ना वो 1 लाख रुपए है, गारंटी की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे 1.5 लाख की गारंटी है, इसीलिए कैन नॉट बी अपॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिस क्यू वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स इज इंडेटेड टू जेड लिमिटेड फॉर एन अमाउंट 10 lakhs, और जो पी लिमिटेड है वो 1/4 शेयर ओन करती है जेड लिमिटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि जो पी लिमिटेड है वो जेड में अगर 1/4 शेयर कैपिटल ओन करती है %, तो उस केस में जो जेड लिमिटेड है वो उसकी एसोसिएट कहलाएगी बेटा, एसोसिएट कहलाएगी, और एसोसिएट होने के कारण फैलने वाली बीमारी है, तो कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडियरी और उसकी एसोसिएट सबको सेम पर्सन माना जाता है, इसीलिए जो वाइफ के पास या ये, हाँ, वाइफ का जो लोन लिया हुआ है 10 लाख, जो कि 5 लाख की लिमिट से ज़्यादा है, इसके कारण डिस्क्वालिफिकेशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों तरफ से ना फैलने वाली बीमारी यूज की गई है। इसमें सीए ने खुद ने लोन नहीं लिया है, उसके रिलेटिव ने लोन लिया, तो भी फैलेगी बीमारी, और जो लोन लिया है वो सामने वाली कंपनी से नहीं लिया, उसकी एसोसिएट से लिया, वहाँ भी फैलेगी, इसीलिए क्वालिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स,
अब हम लोग सेक्शन 143 के क्वेश्चंस को रिवाइज करना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन बेटा 143 किसके ऊपर है? 143 है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के ऊपर। शुरू के जो 5 सबसेक्शन है इसके, ये पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के ऊपर है। फिर सबसेक्शन 5, 6 और 7 जो है ना, वो सीएजी के पावर के ऊपर है। सीएजी का पावर जो गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर होता है। फिर 143(8) जो है ना, वो ब्रांच ऑडिट के बारे में है, ब्रांच ऑडिट के बारे में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अगर बताऊं तो। और लास्ट में 143(12) से ना फ्रॉड रिपोर्टिंग का कंसेप्ट भी इसी सेक्शन में है। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन है। और अब इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, द ऑडिटर ऑफ लिमिटेड कंपनी वांट्स टू रेफर टू द मिनट बुक्स ड्यूरिंग द ऑडिट बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू शो द मिनट बुक्स टू द ऑडिटर। भाइयों, इसका कंसेप्ट ये है कि ऑडिटर के पास ये पावर होता है कि वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स को थ्रू आउट द ईयर एक्सेस कर सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में पड़े हो चाहे कहीं और पड़े हो। तो जो मिनट बुक्स होते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का ही पार्ट होते हैं, बुक्स एंड पेपर्स का पार्ट होते हैं मिनट बुक्स। तो इसीलिए ऑडिटर को उसके एक्सेस का पावर होना चाहिए। अगर बीओडी उसका एक्सेस नहीं देंगे, उसको कंपनी एक्सेस नहीं देगी, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करेगा। आपको याद होगा लॉ की क्लास में अपन पढ़ते थे अकाउंट्स एंड पेपर्स की डेफिनेशन, तो उसमें बुक्स एंड पेपर्स की डेफिनेशन, तो अपन उसमें आपको इसी रिवीजन वीडियो में मैं आपको मिस्टर दाऊद करके एग्जाम्पल बोला था, MRDAUD, M फॉर मिनट्स, R फॉर रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स, और D फॉर डीड्स, फिर A फॉर अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सब अपन पढ़े थे बेटा, और W फॉर राइटिंग्स, और लास्ट में D फॉर अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। तो M फॉर मिनट बुक्स, तो मिनट बुक्स इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड पेपर्स, तो उसको ऑडिटर एक्सेस कर सकता है। सो सेक्शन 140 of the provisions of Companies Act grant the right to the auditor to access books of accounts and vouchers of the company. He is entitled to require information and explanation from the company. Therefore, he has statutory right. तो कंपनी ने उसको जो मना किया ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट whether the company has adequate internal controls in place and overall effectiveness of such control. तो भाइयों, ये अपने 143 सबसेक्शन 3 की जो बहुत सारी रिपोर्टिंग्स होती थी ना, IP, BB, AA वाली, उसके लास्ट में होता था ये वाला इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्टिंग। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कुछ कंपनीज में ये वाली रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं होती है। तो पढ़ते हैं ये, अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143 ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट whether the company has adequate internal financial control with respect to financial statements and operative effectiveness of such controls. The auditor has to report on adequacy and effectiveness of internal financial control only and not on internal control. तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत कीवर्ड क्या पकड़ लिया कि इंटरनल कंट्रोल पे कमेंट करना है क्या, तो आंसर है नहीं, इंटरनल कंट्रोल पे कमेंट नहीं करना है, कमेंट करना है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो थोड़ा सा स्कोप कम हो गया रिपोर्टिंग का। इंटरनल कंट्रोल एक ब्रॉडर वर्ड है, उसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करना है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस पे रिपोर्टिंग करनी है। बहुत बारीक क्वेश्चन आ गया बेटा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ ऑफेंस ऑफ फ्रॉड of 100 lakhs मतलब 1 crore by auditor against the company committed by officers is to be reported to SFIO। तो भाइयों 143(12) में ये पढ़े हैं हम लोग कि अगर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का फ्रॉड होने वाला अगर कंपनी के ऊपर हुआ है, ये ऑडिटर को अगर पता चले कि कंपनी के ऊपर ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ ने 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड किया है, तो उस केस में ना ऑडिटर को ये रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। ADT 4 में कोई SFIO को रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी, SFIO को नहीं होगी। नेक्स्ट, ABC लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट हैज ब्रांचेस विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। 143(8) एप्लीकेबल होने की उम्मीद लग रही है मेरे को। एक्सप्लेन हु कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ दीज ब्रांचेस विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ तक का 1 मिनट में आंसर बोलता हूँ। जो ब्रांच इंडिया में होगी उसका ऑडिटर
या तो कंपनी ऑडिटर बनेगा या तो कोई भी पर्सन हु इज क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 वो बनेगा, और जो ब्रांच इंडिया के बाहर है उसका ऑडिटर या तो कंपनी ऑडिटर बनेगा या फिर कोई ऐसा ऑडिटर हु इज क्वालिफाइड टू बिकम ऑडिटर ऑफ कंपनीज एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री। मतलब अगर अमेरिका में ब्रांच है तो उसके ऑडिटर दो में से कोई एक व्यक्ति बन सकते हैं। अमेरिका में ब्रांच है तो दो में से कोई एक ऑडिटर बन सकता है, या तो कंपनी ऑडिटर खुद या फिर अमेरिका में जो व्यक्ति क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए वो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑल्सो एक्सप्लेन टू हुम द ब्रांच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। तो बेटा 143(8) में ही लिखा हुआ है कि ब्रांच ऑडिटर हैज टू मेक हिज रिपोर्ट ऑन द ट्रांजेक्शंस ऑफ ब्रांच टू द कंपनी ऑडिटर एंड द कंपनी ऑडिटर शैल डील विद इट इन सच मैनर एज ही डीम्स फिट। तो दोनों आंसर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। क्वेश्चन 24 में आइएगा। द ऑडिटर शेल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये 143 सबसेक्शन 1 और 2 के ऊपर क्वेश्चन है। पूरा डिटेल में बोलना है इसमें कि येस कंपनी ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम एंड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड बाय द कंपनी बिफोर द जनरल मीटिंग। ये पूरा पॉइंट बोलना है अपने को। और उसमें ये कमेंट करना है कि वेदर द financial statement give true and fair view of the state of affairs, whether the financial statement give the information required by the act, ये सब reporting। तो the auditor shall make a report to the members on the accounts examined by him on and on every financial statement which are required by the act to be laid before the company in general meeting. The report shall be made after taking into account the accounting standard and the auditing standard which are required to be and matters which are required to be included in the audit report under provisions of this act। यानी ऑडिट रिपोर्ट बनाने के समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अदर मैटर्स जैसे कारो इन सबको ध्यान में रख के बनाना चाहिए। और आखिरी में ये रिपोर्ट करना चाहिए कि वेदर the said accounts give true and fair view of the state of the affairs of the company at the end of the financial year, and whether the P&L account give true and fair view of the profit and loss account and cash flow statement give true and fair view of the cash flow। पूरा का पूरा आपको एक पूरा पोर्शन पढ़ाया था मैं। 143 1 और 2 रेफर कर लेंगे। जस्ट बिफोर 143 3 की जो 8 रिपोर्टिंग्स है ना उसके पहले का पैराग्राफ। उसके बाद आपका फेवरेट क्वेश्चन, द ऑडिटर हैज़ टू मेक सर्टन इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 143(1)। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 इंक्वायरीज अपन याद किए। इंक्वायरीज के नाम से फेमस है ये। सेक्शन नंबर है 143(1)। 6 इंक्वायरीज में अपन याद किए थे। 2 पॉइंट शेयर के हैं, 2 पॉइंट लोन के हैं और 2 पॉइंट जनरल है। 2 पॉइंट जो लोन के हैं वो बोल के बता दे रहा हूँ कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी आर प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड वेदर द टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। जो लोन वाला पॉइंट दूसरा था वो था वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स। और शेयर वाला पॉइंट हिंदी में 2 मिनट में बोल दे रहा हूँ, क्या कंपनी ने शेयर्स या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को परचेज कॉस्ट से कम में बेचा है। ये रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती थी। और दूसरा पॉइंट होता था अगर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये स्टेटेड है कि कंपनी ने इस साल शेयर्स इशू किए हैं तो ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है कि नहीं। अगर कैश एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ होगा तो ऑडिटर को चेक करना है कि वेदर द ओवरऑल पोजीशन शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। और जो 2 जनरल पॉइंट थे वो ये थे कि वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, और उसके बाद वेदर द ट्रांजेक्शन विच आर ओनली रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्रीज आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। याद आ गया होगा आई होप। 2 शेयर, 2 लोन और 2 जनरल। क्वेश्चन ना भूलें, क्वेश्चन है 6 इंक्वायरीज, सेक्शन है 143(1). क्वेश्चन 26 पढ़ते हैं बेटा। मिस्टर सीबी वॉज इन्वाइटेड टू, माफ़ी चाहता हूँ गलत, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन डाल दिया, छोड़ देते हैं इसको। 144 आप सबका फेवरेट, इसमें याद होगा आपको प्रोहिबिटेड सर्विसेज लिखी हुई है। 8 प्रोहिबिटेड सर्विसेज जो एक व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए अगर वो ऑडिटर है। बट मैं 144 का सेक्शन रिवीजन पहले आपको करा रहा हूँ। वो एक पॉजिटिव सेक्शन है। उसमें लिखा है कि ऑडिटर कैन प्रोवाइड सर्टन अदर सर्विसेज बट विच इज ऑथोराइज बाय द बीओडी और द ऑडिट कमेटी। तो पहले 144 में लिखा है कि आप अगर कंपनी के ऑडिटर हो तो आप अदर सर्विसेज दे सकते हो प्रोवाइडेड वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी के द्वारा ऑथराइज्ड है।
बट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 सर्विसेज ऐसी प्रिस्क्राइब्ड है जो ऑडिटर होने के नाते हमको नहीं देनी चाहिए, या अगर वो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं तो हमको ऑडिटर नहीं बनना चाहिए। ये बातें बेटा 144 की जो सर्विसेज है ना, इसका रेफरेंस 141 सबसेक्शन 3 में भी आएगा। कैसे, आपको याद करो, अगर हम एक नॉर्मल पर्सन है और हम ये 8 सर्विसेज दे रहे हैं तो हम ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये बातें 141 सबसेक्शन 3 में लिखी है। और दूसरे एंगल से देखेंगे कि अगर अपन ऑडिटर बन चुके हैं तो उसके बाद हमको ये सारी सर्विसेज नहीं देनी है, ये सर्विसेज देंगे तो हमारा ऑफिस वेकेट हो जाएगा। ये बात 144 में लिखी है, यानी अपॉइंटमेंट के पहले 141(3) एप्लीकेबल होगा, अपॉइंटमेंट के बाद 144। ये 8 सर्विसेज नहीं देना चाहिए। 8 सर्विसेज कौन सी है, चलो वो 8 सर्विस में 1 मिनट बाद आते हैं, पहले पॉजिटिव बात पढ़ते हैं। ये सेक्शन की रीडिंग है बेटा नीचे, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शेल प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज एज आर अप्रूव बाय द बोर्ड, जो मैं ये बात बोल रहा था आपको, बट ये 8 सर्विसेज नहीं दे सकते। 144 प्रिस्क्राइब सर्टन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर विचार। तो ये हो गया सेक्शन का रेफरेंस। अब वो 8 सर्विसेज कौन सी है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, actuarial service, investment advisory, investment banking, rendering of outsourced financial service, management service और other service as may be prescribed। भाइयों, मैं इस वीडियो में आप लोग को इन सब सर्विसेज का मतलब नहीं बता रहा हूँ, क्लास में बता चुका हूँ, ये रिवीजन वीडियो चल रहा है, तो 8 सर्विस नहीं दे सकते। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, मिस्टर NM हु इज रेंडरिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू LA लिमिटेड wants to accept the offer for appointment as auditor for the next financial year. Discuss with reference to provisions of Companies Act। तो CA, एक CA है, उसका नाम है NM से मे बी नरेंद्र मोदी, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब भाइयों, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस साफ साफ एक प्रकार से इस 8 सर्विसेज का एक पार्ट है। अगर आप देखेंगे ये वाली सर्विस, तो मैनेजमेंट सर्विस को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस ही मानेंगे। और चूंकि ये CA अभी ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए ये सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के अनुसार डिस्क्वालीफाइड होगा। देखो बेटा, ये पर्सन ऑलरेडी ये सर्विस दे रहा है, इसीलिए ये ऑडिटर बनने के योग्य नहीं है। ये वाली बात 141(3) में होगी। अगर ये ऑडिटर बन चुका होता और ये सर्विस देता तो हम बोलते कि ये 144 का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। एनीवेज, अब आइए क्वेश्चन 28 पढ़ते हैं। The Board of Directors of A Limited requested its statutory auditor to accept the assignment of designing and implementation of financial information system. How will you approach this proposal as a statutory auditor of A Limited? तो इसमें ये फ़र्क है कि हम लोग इस कंपनी के ऑलरेडी ऑडिटर हैं और ये कंपनी अब हमको बोल रही है कि हमारा डिज़ाइन, हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। तो भाइयों, ये सर्विस भी आपकी 8 सर्विस में से एक ही मानी जाएगी, और चूंकि ये 8 सर्विस में से एक है तो हमको ऑडिटर होने के नाते ये वाली सर्विसेज नहीं देनी चाहिए। ये आपको कमेंट करके आना है 3 मार्क्स का। बट ये 3 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप जो सारी सर्विसेज है वो भी एक बार लिख के आ जाए। वी शैल एडवाइज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉट टू टेक अप द असाइनमेंट। सिर्फ इतना लिखना है आपको, कोई 141 का रेफरेंस मत डाल देना। अब आइए 145 सेक्शन का पढ़ते हैं। 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर है। इसमें ये कंसेप्ट पढ़े, सिर्फ 2 लाइन का कंसेप्ट, कि जो व्यक्ति कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होता है उसी को ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी चाहिए, और फर्म अगर ऑडिटर अपॉइंट होती है तो उस केस में एनी पार्टनर हु इज़ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वो फर्म के बिहाफ पे एक्ट करेगा, जो कि 141 सबसेक्शन 2 में भी लिखा हुआ था कि ऐसा पार्टनर जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो साइन करेगा। तो 141 सबसेक्शन 2 की बात यहाँ पे फिर से रीइटरेट की गई है। पर 145 के सेक्शन में जो एक और बात लाई गई थी ना, वो क्या थी, मैं आपको याद दिलाऊंगा बेटा। एक बात जो थी 143 सबसेक्शन 3 की, कि अगर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर को अपनी कमेंट या ऑब्जर्वेशन डालनी पड़ती है उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर जिसका कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा।
अगर कंपनी ने कोई ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया जिससे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे एडवर्स इम्पैक्ट आया है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ऑडिटर को अपनी कमेंट डालनी होती थी 143(3) के अनुसार। ये जो सेक्शन 145 है ना, उसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो ये कहता है कि ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जो भी ऑब्जर्वेशन और कमेंट डाली होगी उसको एनुअल जनरल मीटिंग में रीड आउट करेगा ऑडिटर। मतलब मैं अपनी क्लास में आपको ये बोल के बताया था कि इस बात का थोड़ा बतंगड़ बनाना है, इस बात को थोड़ा उछालना है। तो ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑडिटर ने कमेंट डाल के रखी है ऑलरेडी 143 सबसेक्शन 3 के अनुसार, उस वाली कमेंट को, सारी कमेंट को नहीं, सिर्फ उस वाली कमेंट को रीड आउट भी करना पड़ेगा, ऐसा 145(5) कहता है। तो 145 जो है ना, मेरी नज़र में सिर्फ वो दूसरे दो सेक्शंस की बात को चुराने के लिए बनाए गए हैं। एक 141 सबसेक्शन 2 की अगर फर्म ऑडिटर के रूप में अपॉइंट हुई है तो कोई प्रैक्टिसिंग पार्टनर साइन करेगा, और 143 सबसेक्शन 3 की बात कि जो वो वाली ऑडिटर की कमेंट थी एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स ट्रांजैक्शन के लिए, उसको रीड आउट करना पड़ेगा। तो ये वाली बात सिर्फ 145 में लिखी थी। ये था आपका सेक्शन रिवीजन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट in accordance with the relevant provisions of the act. Explain clearly the relevant provisions of signing the report. जब signing the report वर्ड आ गया तो 145 को रिफर करना पड़ेगा। As per section 145, the person appointed as auditor of the company shall sign the audit report. यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। In accordance with provisions of section 141 subsection 2, दोनों बातें कंबाइन करनी है। 145 बोलता है कि जो व्यक्ति ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसको ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी चाहिए और उसको 141 सबसेक्शन 2 का कंप्लायंस करना चाहिए। 141 सबसेक्शन 2 फर्म के लिए था कि फर्म के केस में प्रैक्टिसिंग पार्टनर साइन करेगा। ये हो गई 145 की पहली बात। और इसके बाद इन्होंने 141 सबसेक्शन 2 को रिफर किया कि वेयर द फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ओनली द पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेटा आपको याद होगा शुरुआत के क्वेश्चन में अपन पढ़े थे कि कोई भी पार्टनर साइन नहीं करेगा, जो प्रैक्टिसिंग है वही साइन करेगा। और बेटा ये वाली बात अभी मैं आपको समझा रहा था कि द क्वालिफिकेशन एंड द ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स विच on the financial transaction which have adverse effect on functioning of company which is already mentioned in the audit report shall be read before the company in the general meeting। तो इन्होंने कुछ नहीं, ये पूरा 145 सेक्शन को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जो मैं आपको बोल रहा था। अब आइए दोस्तों, 146 जो सेक्शन था ना, उसके ऊपर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन नहीं है पर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। 146 कहता था कि ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी की जनरल मीटिंग अटेंड करे, कंपनी की जनरल मीटिंग अटेंड करे। तो उसका रिवीजन ये है कि कंपनी की ड्यूटी बनती है कि कंपनी जनरल मीटिंग की नोटिस और अदर कम्युनिकेशंस ऑडिटर को सेंड करे, और ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो या तो पर्सनली या तो किसी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड करे, अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी। बस इतनी सी बात है। और तीसरी और आखिरी बात ये कि जनरल मीटिंग में ऑडिटर के पास राइट होगा टू बी हर्ड ऑन द मैटर्स कंसर्निंग हिम एज ऑडिटर। 1 मिनट में बोल के बता दे रहा हूँ कि सारी की सारी नोटिसेस ऑडिटर को जानी चाहिए, ये पहली बात। और ऑडिटर को या तो पर्सनली या थ्रू ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव उस जनरल मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और उसके पास राइट टू बी हर्ड है, राइट टू बी हर्ड ऑन मैटर्स विच कंसर्न हिम एज ऑडिटर। ये 146 है। 147 पेनल्टी प्रोविजन है। अब बच जाता है 148 कॉस्ट ऑडिट। उसके ऊपर जो पुराने क्वेश्चन आए वो पढ़ा दे रहा हूं, लास्ट सेक्शन। XYZ Limited is engaged in manufacturing of textile specified under prescribed rules having turnover of 100 crores, जिसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर है 88 करोड़ का इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। तो बेटा कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजंस ये हैं कि 3 टाइप की कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी पड़ती। एक, जो इकोनॉमी SEZ में यूनिट सिचुएटेड होते हैं उनको ऑडिट नहीं करानी है, या जिनके टोटल टर्नओवर में 75% एक्सपोर्ट टर्नओवर है उनको नहीं करानी है, और जो लोग कैपेसिटिव कंजम्पशन के लिए पावर प्लांट बना के रखते हैं उनके लिए नहीं। तो ये प्रोविज़न जो भी आपको मैं बोला वो यहाँ पे लिखे हुए होंगे कि 3 टाइप की कंपनी को एग्जेम्प्ट किया गया है। बेटा ये आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्लीज़ इग्नोर करेंगे इसको। 3 टाइप की कंपनी को एग्जेम्प्ट किया गया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि
जो यूनिट इन एसईजेड होंगे उनको एग्जेम्पशन है, जिनका एक्सपोर्ट टर्नओवर 75% है और जिन्होंने पावर प्लांट बना के रखा है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए उनको एग्जेम्पशन है। तो जिस क्वेश्चन को अभी अपन डील कर रहे हैं 29 को, उसमें लिखा है कि कंपनी का एक्सपोर्ट टर्नओवर 88 करोड़ है आउट ऑफ 100 करोड़, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम नए टाइप का क्वेश्चन। डिस्कस द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस फॉर एप्लीकेबिलिटी। देखो बेटा, पर्पस तो ना कंपनीज एक्ट में डिसाइडेड नहीं था, लिखा हुआ नहीं है, पर फिर भी जनरल पढ़ने के लिए, द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज टू वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को देखकर ये वेरीफाई करना कि कंपनी के प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट निकल रही है, ये कॉस्ट ऑडिट का पर्पस है। मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आना चाहिए वो यही है, क्योंकि एक्ट में ये डिफाइंड है कि कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट का लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो बेटा इसका आपको ऐसे याद कराया था मैं आपको कि दो टाइप की कंपनीज होती है, कुछ रेगुलेटरी सेक्टर में होती है, कुछ नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में। जो कंपनी रेगुलेटरी सेक्टर में है उनकी लिमिट छोटी है, उनके लिए लिमिट होगी 50 करोड़ और 25 करोड़, और जो नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में कंपनीज है उनके लिए लिमिट होगी 100 करोड़ और 35 करोड़। ये दो लिमिट क्यों? मान लीजिए कि आपकी कंपनी रेगुलेटरी सेक्टर में है, तो अगर कंपनी का टोटल टर्नओवर 100 करोड़ को एक्सीड करेगा, या उस प्रोडक्ट का टर्नओवर जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसका टर्नओवर 35 करोड़ से एक्सीड करेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों की दोनों कंडीशन, तब जाके कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट कराने पड़ेंगे। और मान लीजिए कि आपकी कंपनी नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में है, तो ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ को एक्सीड करेगा और वो प्रोडक्ट जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो 35 करोड़ का उससे ज़्यादा टर्नओवर होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब जाके कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट कराना पड़ेगा। और एग्जेम्पशन किसको मिलेगी? देखो मिल गया यहाँ पे, जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंपनी विच इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम एसईजेड, या ऐसी कंपनी जिसका एक्सपोर्ट टर्नओवर 75% से ज़्यादा है, और ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए। तो बढ़िया, पूरा रिवीजन हो गया आपका। कॉस्ट ऑडिट किसको कराना पड़ता है। अब बेटा जो लोग ग्रुप 2 कर रहे हैं ना, उन्हीं लोग को इसके आगे का पढ़ना है। ये कंसेप्ट जॉइंट ऑडिट से रिलेटेड, जॉइंट ऑडिट और ऑडिट कमेटी से रिलेटेड प्रोविजंस बताऊंगा। ये ग्रुप 1 के लिए नहीं है, केवल ग्रुप 2 के लिए है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है पहले कि ऑडिटर शुड स्टडी द एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी टू सी द वैलिडिटी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। बिल्कुल बेकार बात लिखी है। एमओए और एओए में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स और इंटरनल रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं, उसमें हमारी वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं पता चल सकती। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हमको अपनी अपॉइंटमेंट की वैलिडिटी देखनी है ना, तो हमको कंपनी ने 139, 140, 141 ये सब कंप्लाई किया है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए। तो टू सी द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट द ऑडिटर शुड इंश्योर कंप्लायंस ऑफ 139, 140 एंड 141। तो उसको देखना चाहिए, एमओए एओए को नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर है। तो कौन सी कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है, वो क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से सुन लो। ऑडिट कमेटी सभी कंपनी को नहीं बनानी पड़ती, लिस्टेड कंपनी को बनानी पड़ती है, या तो लिस्टेड कंपनी को बनानी पड़ती है, या फिर किसी ऐसी पब्लिक कंपनी को बनानी पड़ती है जिसके 3 फिगर्स याद कर लो, 10, 50 और 100। ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर बोरोइंग का फिगर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर का फिगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इन तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। और केवल पब्लिक कंपनी की बात चल रही है, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं चल रही है। तो प्राइवेट कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उसको ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है। या तो लिस्टेड कंपनी, अच्छा प्लीज़, लिस्टेड कंपनी को तो अनकंडीशनली बनानी है, उसके ऊपर कोई थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं है। और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उनके लिए ये वाली लिमिट्स है, और जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कभी अप्लाई नहीं होगा। तो ऑडिट कमेटी या तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी अपॉइंट करेगी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। दैट्स इट। सेक्शन नंबर है 177। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट हैज लीगल फुटहोल्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये बोल रहा है कि क्या जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कहीं रिकॉग्नाइज हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे हाँ। आप लोग याद करो बेटा, मैं आपको एक 139(3) पढ़ाता था, स्मार्ट शेयर होल्डर। स्मार्ट शेयर होल्डर में मैं आपको 2 बातें बोलता था कि कंपनी के शेयर होल्डर ऐसा रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा ऑडिटर अपॉइंट करे, एक से ज़्यादा ऑडिटर ऑडिट करें,
ये रिजोल्यूशन जो लोग पास कर सकते हैं ना, उसका यही मतलब होता था कि वो लोग जॉइंट ऑडिट के लिए मांग कर सकते हैं। एक और स्मार्ट शेयर होल्डर का पॉइंट बताता था, वो मैं ये बोलता था कि वो लोग ये रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि जिस फर्म को उन्होंने अपॉइंट किया उसमें जो ऑडिट पार्टनर और उसकी टीम है वो पीरियोडिकल इंटरवल्स में रोटेट होते रहे। वो वाले पॉइंट का यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, पर मैं आपको याद करो बताया था कि कंपनी के शेयर होल्डर ये रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। दो बातें बोल रहा हूँ, पहला कि जिस ऑडिट फर्म को उन्होंने अपॉइंट किया है उसका ऑडिट पार्टनर और उसकी टीम पीरियोडिकल इंटरवल्स में रोटेट होते रहें, और दूसरा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा ऑडिटर ऑडिट करें। तो ये जो दूसरा वाला बता रहा हूँ ना बेटा, ये जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट है और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बिल्कुल कंपनीज एक्ट में जॉइंट ऑडिट की बात की गई है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ 139(3) द मेंबर्स ऑफ द कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, हेंस द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ऑडिटर हैज लीगल फुटहोल्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अब क्या कंपनी का जॉइंट ऑडिटर सिर्फ उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो वर्क उसको एलोकेट होता है? बिल्कुल सही लिखा है ये। अभी हम पढ़ेंगे कि जॉइंट ऑडिटर नॉर्मली तो सिर्फ उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो काम उसको दिया गया था, बट कुछ केसेस में जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं बहुत सारे कामों के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Normally, each joint auditor shall be responsible only for the work allocated to such joint auditor, including proper execution of the joint audit procedures. तो नॉर्मली ये बात बिल्कुल सही है कि ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क विच इज अलोकेटेड टू हिम, बट एक बात याद रखनी चाहिए, इन द फॉलोइंग ऑन द अदर हैंड ऑल द जॉइंट ऑडिटर शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये जो अब मैं 6 मैटर्स आपको पढ़ाऊंगा ये इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं कि इसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। पहला, द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, इतना ही मार्क करेंगे, यानी जो वर्क उन्होंने आपस में डिवाइड नहीं किया तो उस वर्क के लिए वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा, डिसीजंस टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स अंडर ऑडिट प्लानिंग। तो अगर किसी मैटर पे ऑडिट प्लानिंग के स्टेज में सभी जॉइंट ऑडिटर्स ने मिल के डिसाइड किया था, अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होंगे, होना भी चाहिए क्योंकि वो उन लोग का कंबाइंड डिसीजन था। थर्ड, मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम एंड देयर इज अग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स ऑन सच मैटर्स। इस पॉइंट का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई मैटर को किसी एक जॉइंट ऑडिटर ने पकड़ा था, पर उसने क्या किया, उस मैटर को सभी जॉइंट ऑडिटर्स को कम्युनिकेट किया, फिर सभी जॉइंट ऑडिटर्स ने मिलकर उस मैटर के ऊपर एक कॉमन डिसीजन लिया, तो उस केस में उस मैटर के लिए सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैटर विच इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स बाय वन ऑफ देम एंड देयर इज अ कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स ऑन दैट मैटर। तो एक्चुअली सबको पता चलने के बाद अब वो सब लोग अगर कुछ फैसला कर लिए होंगे तो सब रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, वेरी लॉजिकल। फोर्थ, examining the financial statements, examining that the financial statements of the entity comply with the requirement of relevant statute। ये एक बहुत बेसिक काम है, ये सबको देखना चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंट स्टैट्यूट को कंप्लाई करते हैं कि रिलेवेंट स्टैट्यूट कंपनीज एक्ट में क्या होता है, एक शेड्यूल 3 होता है बेटा और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और शेड्यूल 3 के हिसाब से हैं कि नहीं बने हुए, ये बहुत बेसिक बात है, इसको तो सभी जॉइंट ऑडिटर को देखना चाहिए। अगर ये बात नहीं हुई होगी ना फुलफिल, तो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा, द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल एफआरएफ। एक्चुअली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पॉइंट है, एप्लीकेबल एफआरएफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रही है कि नहीं, ये भी देखना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और दूसरा, इंश्योर करना कि दैट ऑडिट रिपोर्ट कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैट्यूट्स एंड एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ऑडिट रिपोर्ट जो इशू होगी, जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट, सिंगल ऑडिट रिपोर्ट, वो अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये फंडामेंटल बात सबके का बात का ध्यान सबको रखना है। तो एक्चुअली आखिरी के 3 पॉइंट को मैं समराइज कर रहा हूँ, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसके लिए सभी को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉ के प्रोविजंस को कंप्लाई करें,
कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करे और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करे। ये बेसिक बात का ध्यान सबको रखना है। उसके ऊपर की जो बातें थी वो क्या थी कि अगर कोई वर्क डिवाइड ही नहीं हुआ तो सब रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। अगर कोई मैटर जॉइंट ऑडिटर ने सबको बता दिया जिसमें सबने एग्रीमेंट किया, उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक कोई ऐसा मैटर, ऐसा कोई डिसीजन जिसको सब जॉइंट ऑडिटर्स ने मिल के लिया, उसके लिए भी सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। 34th क्वेश्चन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट द जॉइंट ऑडिटर शुड डिस्कस एंड डेवलप जॉइंट ऑडिट प्लान। और फिर जॉइंट ऑडिट प्लान के लिए उनको द जॉइंट ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज। तो एक्सप्लेन स्टेटिंग द अदर रिलेवेंट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड। तो वो लोग अपना ऑडिट प्लान बनाने के समय किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट द जॉइंट ऑडिटर शुड डिस्कस ऑडिट प्लान। इन डेवलपिंग द ऑडिट प्लान द ऑडिटर शुड। देखो बेटा, ये इंस्टीट्यूट आपको कोशिश कर रही है याद दिलाने की कि 6 बातें उनको ऑडिट प्लान बनाने के समय कंसिडर करनी चाहिए। उसमें से पहला पॉइंट आपको इंस्टीट्यूट खुद क्वेश्चन में बना के दे दी। इन डेवलपिंग ऑडिट प्लान द ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन एरियाज। ये आपको इंस्टीट्यूट मदद कर रही है कि 6 पॉइंट में से एक पॉइंट तो आपको हम ही बता दे रहे हैं, बाकी 5 आप बताओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी मालूम है आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन के 6 पॉइंट पढ़ के गए हो और एक इंस्टीट्यूट बता रही है तो इनको इसको गुड न्यूज़ माना करो कि मेरे को बस बाकी 5 पॉइंट ही लिख के बताने हैं, ठीक है। तो ऑडिट प्लान बनाने के समय कंपनी को, जॉइंट ऑडिटर को, उनको ऑडिट के एरियाज जो डिवाइड हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम क्या क्या तरीके से अपने काम को बांट सकते हैं और किस किस काम को नहीं बांट सकते, कौन कौन से एरियाज को डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन को नहीं डिवाइड कर सकते, पहले वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करना चाहिए कि हमको अल्टीमेटली इस ऑडिट असाइनमेंट में क्या रिपोर्ट करना है, उसको कंसिडर करना चाहिए, उस एसर्टेन करना चाहिए। और कम्युनिकेट कर लेना चाहिए ऐसे फैक्टर्स को जो कि सिग्निफिकेंट है। ऑडिट प्लानिंग के स्टेज में जो जो मैटर सिग्निफिकेंट है, जैसे प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, रेगुलेटरी एक्शन कोई कंपनी के ऊपर, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को साथ में कंसिडर कर देने चाहिए। और इंगेजमेंट टीम के एफर्ट क्या होंगे उसका डायरेक्शन डिसाइड कर देना चाहिए। मतलब एक प्रकार से स्पेसिफिक प्लान कि कौन कौन सा पर्सन क्या क्या काम कौन सी डेट को करेगा, इसको बोलते हैं इंगेजमेंट टीम का एफर्ट को डायरेक्शन करना। और जो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी है, यानी कि कंपनी के बारे में पहले से कुछ पता लगाना, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में आइडेंटिफाई करना, ये सब के रिजल्ट्स क्या थे इसको भी कंसिडर करना चाहिए। और सबसे इजी, कंपनी को, ऑडिटर को नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी टू अकम्प्लिश द एंगेजमेंट, ये एसर्टेन करना चाहिए। यानी जो एंगेजमेंट को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और ऑडिट का नेचर क्या है, ये सब पता लगाना चाहिए। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑडिट प्लानिंग के पहले ये सब कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट ऑडिट के क्या क्या फायदे हैं। जब कोई कंपनी के, बड़ी कंपनी के ऑडिट जॉइंट ऑडिटर्स मिलके करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। तो जनरल क्वेश्चन है, जॉइंट ऑडिट का पहले मतलब बताया जा रहा है। जॉइंट ऑडिट बेसिकली मीन्स पुलिंग टुगेदर द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ मोर देन वन फर्म ऑफ ऑडिटर्स टू रेंडर एक्सपर्ट जॉब। फिर इसके फायदे क्या होते हैं। इसके फायदे होते हैं शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, सभी ऑडिटर्स का एक्सपर्ट नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर हो जाता है। म्यूचुअल कंसल्टेशन करके काम करते हैं वो लोग, आपस में चीज़ों को डिसाइड करके काम करते हैं। वर्कलोड कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है क्योंकि सब लोग को एक एक एरिया के ऊपर डिटेल चेकिंग करने का मौका मिलता है, तो अच्छी सर्विस मिल पाती है, डिटेल चेकिंग हो पाती है। क्लाइंट को इस कारण से अच्छी सर्विस मिलती है क्योंकि क्लाइंट भी क्या चाहता है कि सारी गलतियां ऑडिटर पता लगा के क्लाइंट को बता सके। ये वाले पॉइंट को मैं क्रॉस करूंगा। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो वर्क को स्प्रेड करके हम लोग लोकल फर्म्स की भी मदद कर ले सकते हैं जो कि बेटर पोजीशन में होती है कंपनी के बारे में जानने के लिए। एम्प्लॉय कॉस्ट सेव हो जाता है, काम करने का कॉस्ट कम हो जाता है और हेल्दी कंपटीशन आती है बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए।
क्योंकि सब जॉइंट ऑडिटर्स जब मिलके एक असाइनमेंट में काम करते हैं ना, तो उन लोग को लगता है कि जितने दूसरे मेहनत कर रहे हैं हमको भी मेहनत करनी चाहिए, तो एक हेल्दी कंपटीशन आता है, एक के अच्छे एट्रीब्यूट्स दूसरी फर्म अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। तो कोई भी 5 एडवांटेजेस याद कर लीजिए बेटा, बहुत होंगे, 10 दिए हुए, 5 याद कर लीजिए अच्छे से। अब ये जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट खत्म होता है। अब हमको एक ऑडिट कमेटी के बारे में पढ़ना है कि ऑडिट कमेटी का रोल क्या होता है। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको ऑडिट कमेटी का अपॉइंटमेंट कौन सी कंपनीज को करना होता है ये बताया था। अब ऑडिट कमेटी का रोल क्या होता है। ऑडिट कमेटी सबसे मेन काम करती है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करती है, उसके रेम्यूनरेशन को और टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करती है। ऑडिट कमेटी बीओडी को बताती है कि किसको ऑडिटर बनाना चाहिए, उसकी क्या रेम्यूनरेशन रखनी चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस होनी चाहिए। फिर ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं और वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पा रहा है कि नहीं, इस चीज़ को वो लोग मॉनिटर करते हैं। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं अनड्यू प्रेशर तो नहीं बना रहे हैं ऑडिटर के ऊपर, और ऑडिटर उनके साथ मिल के तो काम नहीं कर रहा है, ऑडिटर उनसे डरा डरा तो नहीं है, ये ऑडिट कमेटी रिव्यू करती रहती है। फिर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ऑडिटर रिपोर्ट को उन लोग एग्जामिन करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर को दिए जाते हैं, और फिर जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के देता है उसको सबसे पहले इन्हीं लोग एग्जामिन करते हैं, ऑडिट कमेटी वाले। फिर जो कंपनी के ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होते हैं उसका अप्रूवल करना या उसमें मॉडिफिकेशन सजेस्ट करना, ये भी ऑडिट कमेटी का काम होता है। ये सेक्शन 177 में है। कारों में भी अपन पढ़ते हैं कि जब भी कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करती है तो 177 और 188 का कंप्लायंस होना चाहिए, तो वो यही है। 177 में इनका रोल है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना और मॉडिफाई करना। फिर जो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एडवांसेस होते हैं उसकी स्क्रूटनी करना, यानी कंपनी अगर दूसरी कंपनियों को लोन्स और एडवांसेस दे रही है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के लिए तो नेगेटिव नहीं है, ये पता लगाना भी ऑडिट कमेटी का काम है। उसके बाद जब भी कोई कंपनी दूसरी असेट्स को टेक ओवर करती है, जब भी कोई कंपनी अपनी अंडरटेकिंग या असेट्स का वैल्यूएशन करती है तो उसमें ऑडिट कमेटी का रोल होता है। ऑडिट कमेटी उनको एक फेयर वैल्यू निकाल के देती है असेट्स या अंडरटेकिंग्स का। किसी भी पर्पस के लिए, मर्जर, अमलगमेशन एक्सेट्रा के लिए कंपनी को अपनी असेट्स या अंडरटेकिंग का वैल्यूएशन करना होता है, तो वो ऑडिट कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इवेल्युएट करना भी ऑडिट कमेटी का ही रोल है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पैसा पब्लिक इशू के थ्रू रेस किया है कंपनी ने, उसका एंड यूज सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये मॉनिटर करना। 8 पॉइंट्स लिखे हैं, ऑलमोस्ट सब पढ़ना है। मैं आपको 3 पॉइंट ऑडिटर से रिलेटेड है वो बता रहा हूँ। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, उसका रेम्यूनरेशन और उसकी टर्म्स ऑफ सर्विस, ये रिकमेंड करना ऑडिट कमेटी का काम है। ऑडिटर अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं कि नहीं, ये रिव्यू करना, मॉनिटर करना ऑडिट कमेटी का काम है। तीसरा, ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना ऑडिट कमेटी का काम है। ये 3 पॉइंट ऑडिटर से रिलेटेड हो गए। और जनरली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना या मॉडिफाई करना ऑडिट कमेटी का काम है। इसके अलावा इंटर कॉर्पोरेट लोन्स को स्क्रूटिनाइज करना, इसके अलावा कंपनी की वैल्यूएशन या कंपनी की असेट्स की वैल्यूएशन करना, और लास्ट में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और आईपीओ के मनी का एंड यूज़ क्या हो रहा है ये देखना। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, याद करके जाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन बेटा 142 के ऊपर, रेम्यूनरेशन के ऊपर आ गया है। बहुत आईएमपी 142 बीच में मिस हो गया था, तो 142 के ऊपर, HD सॉफ्टवेयर is engaged in the business of providing software service. The company appointed its auditor. The engagement letter was signed with a clause that fees will be mutually decided. However, the remuneration was not finalized. Directors of the company seeks your advice for the provision related to remuneration. ये एक यूनिक क्वेश्चन है। पहले 142 की बात कर लेता हूँ। 142 में सिर्फ इतना लिखा था कि ऑडिटर की रेम्यूनरेशन या तो जनरल मीटिंग में फिक्स होती है या तो मैनर फिक्स हो जाता है कि ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगी, और फर्स्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स कर सकते हैं। इतना पढ़े थे बस अपन। तो पहले 142 का बेसिक नॉलेज लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर शैल बी फिक्स बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग,
और इन सच मैनर एज द जनरल मीटिंग में डिटरमाइन। अब उसके बाद ये भी लिखा होता था कि ऑडिट रेम्यूनरेशन में क्या क्या शामिल होता है और क्या क्या नहीं शामिल होता है। ऑडिट रेम्यूनरेशन में ऑडिट रिलेटेड एक्सपेंसेस और रीइंबर्समेंट शामिल होते हैं, जबकि ऑडिटर अगर कोई अदर सर्विसेज देगा अदर कैपेसिटी में तो वो ऑडिट रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं बनना चाहिए। द रेम्यूनरेशन शैल इंक्लूड द फीस पेबल and the expenses incurred by the auditor in connection with the audit and facilities extended to him, but it should not include the remuneration paid to him for other service। ये 142 की प्लेन रीडिंग हो गई। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन स्टेटेड द रेम्यूनरेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर शैल बी फिक्स बाय एचडी सॉफ्टवेयर लिमिटेड इन जनरल मीटिंग और इन सच अदर मैनर एज द कंपनी में डिटरमाइन। तो ये जो तरीका था ना, ये बिल्कुल सही नहीं था। जो हमने पढ़ा अभी अभी लॉ पढ़ा है उसी के हिसाब से अपने को आंसर देना है कि इस प्रकार से रेम्यूनरेशन फिक्स होनी चाहिए थी। ये जो इन्होंने तरीका तय किया है वो सही नहीं है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें ये लिखा है, नया क्वेश्चन है ये, रिमूवल ऑफ ऑडिटर के ऊपर है 140 के ऊपर, कि इसमें फर्म का एक पार्टनर जो है वो ही हैज़ एक्टेड फ्रॉडुलेंटली एंड कॉल्यूडेड इन फ्रॉड। तो बेटा जो 140 सब सेक्शन 5 का प्रोविजन होता था ना कि अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड हो जाए कि ऑडिटर कॉल्यूट किया है फ्रॉड में तो एनसीएलटी रिमूव कर सकती है ऑडिटर के लिए, वो 5 साल के लिए किसी भी कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये 100% प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 140 सब सेक्शन 5 होना चाहिए, 147(5) नहीं। Where in the case of audit company being conducted by audit firm, it is proved that the partner has acted in fraudulent manner or abated in fraud वगैरह वगैरह। तो साथ में दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स फंसेंगे, ये सब सही है। 147 का भी रेफरेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें एनसीएलटी ऑर्डर पास करती है कि ऑडिटर को रिमूव किया जाए और उस केस में ऑडिटर 5 साल के लिए दूसरी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। और 147 भी सही है रेफरेंस देने के लिए। So this completes all the questions relating to company audit, my dear friends.